सर्दियों की कड़कड़ाती रात थी। पूरा गांव ठंड की सफेद चादर में लिपटा हुआ था। कोहरे ने चारों तरफ अपना जाल फैला रखा था। लोग अपने अपने घरों में अलाव जलाकर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे थे। रामलाल चौधरी अपने परिवार के साथ शहर में रहते थे। इस ठंडी रात में वो अपने बेटे हरीश और बहू सुजाता के साथ हीटर के पास बैठे हुए थे। लेकिन कुछ देर बाद रामलाल को गांव की याद आ गई। वो अपने पोते बिट्टू से बोले, और तुमने कभी दादरी गांव की ठंड देखी है? क्या दादाजी, वहाँ की ठंड कैसी होती है? बिल्कुल बेटा, और वहाँ की ठंड तो कुछ अलग ही होती है। और याद है उस कड़क सर्दी में हम सब रात को अलाव के पास बैठते थे और चाय का कप हाथ में होते थे और हवा इतनी ठंडी चलती थी कि लगता था जैसे शरीर के अंदर तक सिहरन दौड़ जाए। बर्फ की बूंदें पत्तों पर गिरती थी और पूरा गांव सफेद हो जाता था। घरों के चप्पे चप्पे पर बर्फ जमी रहती थी। तब हमारे पास रजाइयां और हीटर नहीं थे और लकड़ियां काटते, आग जलाते और ठंड को हराते थे। बिट्टू बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखों में गांव जाने की एक नई इच्छा जग चुकी थी। रामलाल ने फिर कहा, और वो सचमुच एक अलग अनुभव था और तुम्हें भी वो सब देखना चाहिए। और एक दिन हम सब ने मिलकर खेतों में काम किया था और सर्दी में हाथों को जो गर्मी मिलती थी वो किसी के लिए भी अनमोल होती थी। और बर्फ में पैदल चलना और ठंडी हवाओं का सामना करना, और ये सब अनुभव मेरे लिए बहुत खास थे। बिट्टू अब बहुत उत्साहित होकर बोला, दादाजी, मैं भी वो सब देखना चाहता हूँ। मैं भी गांव जाना चाहता हूँ। बिल्कुल बेटा, हम सब गांव चलेंगे। तुम्हें भी असली ठंड का एहसास होगा। सुजाता, जो अब तक चुपचाप सुन रही थी, उत्साहित होकर बोली, मैं भी चलूंगी। मैंने तो ऐसी ठंड कभी महसूस ही नहीं की। दादरी गांव की ठंड का अनुभव करना तो मेरे लिए भी नया होगा। दादाजी, मैं भी चलूंगा। मुझे गांव में बर्फ देखनी है, अलाव के पास बैठकर चाय पीनी है। अच्छा ठीक है, अगर सबका मन है तो हम कल की टिकट करवा लेते हैं। मैं ऑफिस से छुट्टी भी ले लेता हूँ। इस बार ठंडी गांव में ही बिताएंगे और आप सबको भी असली ठंड का मजा आएगा। क्या कहते हैं पापा? रामलाल की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा होगा बेटा, और गांव जाकर तुम सबको पुरानी यादें भी दिखाऊंगा। हरीश ने तुरंत ऑफिस से छुट्टी ली और ट्रेन की टिकट करवाई। अगले दिन सुबह सुबह पूरा परिवार ट्रेन में सवार हुआ। ट्रेन की खिड़की से बाहर ठंडी हवा के झोंके आते रहे और रामलाल ने गांव की कहानियां सुनानी शुरू कर दी। जब ट्रेन ने दादरी गांव के स्टेशन पर ब्रेक लगाई तो सभी बाहर उतरे। हरीश ने चारों ओर देखा और गहरी सांस लेते हुए बोला, और क्या सुहाना वातावरण है, और ये ठंडी हवा तो सच में दिल को छू लेने वाली है। सुजाता ने ठंड से कांपते हुए लेकिन खुशी के साथ कहा, सच में ये ठंड शहर की ठंड से बिल्कुल अलग है। यहाँ की हवा में कुछ खास है जो मन को सुकून देती है। दादाजी, यहाँ का माहौल तो बहुत मजेदार है। अब समझ आया कि आप हमेशा गांव की इतनी तारीफ क्यों करते थे। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, और असली मजा तो हमारे पुराने घर और गांव के लोगों से मिलने में आएगा। चलो घर की ओर चलते हैं। बिट्टू ट्रेन से उतरते ही ठंडी हवा के झोंके से कांप गया और अपनी जैकेट कसकर पकड़ते हुए बोला, दादाजी, ये ठंड तो सचमुच में बहुत तेज है। यहाँ की हवा इतनी ठंडी कैसे हो सकती है? हवा में कुहासा, ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ की बूंदें चेहरे पर गिर रही हो। अब समझ आया पापा, आप क्यों कहते थे कि गांव की ठंड का कोई मुकाबला नहीं। गांव की तरफ बढ़ते ही खेतों का नजारा सबके सामने था। चारों तरफ कुहासा फैला हुआ था। गेहूं और सरसों के खेतों पर ओस की बूंदें ऐसे चमक रही थी जैसे मोती बिखरे हों। रास्ते में एक किसान अपने बैलों के साथ हल चला रहा था। उसकी मूंछों और भौहों पर बर्फ की पतली परत जमी हुई थी। अब पापा, इन लोगों को इतनी ठंड में काम करने में डर नहीं लगता? अब बेटा, ये लोग मेहनत से खुद को ठंड से बचा लेते हैं। इनके लिए ठंड कोई मुश्किल नहीं बल्कि आदत है। अब भाई साहब, इतनी ठंड में कैसे काम करते हैं आप? बीबी जी,
मेहनत करने वालों को ठंड नहीं लगती। हमारे हाथ और दिल हमेशा गर्म रहते हैं, और ठंड से डरेंगे तो पेट कैसे भरेगा। सच कहा आपने, और मेहनत ही सबसे बड़ी गर्मी देती है। आगे बढ़ते हुए वे कच्ची पागडंडियों से होते हुए गांव के अंदर पहुंचे। हर तरफ छोटे छोटे मिट्टी के घर थे, जिनकी छतों पर ओस की परत जमी हुई थी। दूर दूर से अलाव जलाने का धुआं उठ रहा था। रामलाल ने रास्ते में रुककर एक बड़े पीपल के पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, और देखो, और ये वही पेड़ है जहाँ हम सब बचपन में खेला करते थे। और कितनी यादें जुड़ी हैं इससे। दादाजी, ये पेड़ तो बहुत बड़ा है, क्या हम यहाँ खेल सकते हैं? और खेलोगे क्यों नहीं बेटा, और यहाँ पर कोने में तुम्हें नई कहानियाँ मिलेंगी। जब रामलाल सभी को लेकर अपने पुराने घर पहुंचे तो दरवाजे पर झूलते हुए मकड़ी के जाले और धूल देखकर सुजाता ने हैरानी से कहा, अब पिताजी, ये घर तो कितना पुराना और अनदेखा हो गया है। यहाँ तो सफाई की भी बहुत जरूरत है। हाँ बेटा, सालों से ये घर हमारे आने का इंतजार कर रहा था। आज से फिर से संवारने का वक्त आ गया है। चलो सब मिलकर काम शुरू करें, ये घर फिर से चमकना चाहिए। सुजाता और बिट्टू ने भी झाड़ पोछ शुरू कर दी। सुजाता ने घर के आंगन में धूप जलाते हुए कहा, अब तो ये घर सच में प्यारा लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे ये हमें खुद से जोड़ रहा हो। अब ये घर फिर से अपना लगता है, यही हमारी असली पहचान है। थोड़ी देर में गांव की कुछ औरतें और बुजुर्ग वहां आए। उनमें से एक महिला ने कहा, अरे चौधरी साहब, और इतने दिन बाद गांव आए हो, और कैसी तबीयत है आपकी? और सब बढ़िया है, बस शहर की जिंदगी में फंस गए थे। और आप लोग बताओ, गांव में सब कैसा है? गांव में अब भी वैसा ही है, और ठंड ने हालत थोड़े कठिन कर दिया है। और लेकिन मेहनत करते हैं तो सब सह लेते हैं। आप लोग इतनी ठंड में कैसे रहते हैं? अरे बेटिया, हमें आदत हो गई है। अब मेहनत से शरीर गर्म रहता है, और ठंड हमें छू भी नहीं सकती। फिर सब चले जाते हैं। अगली सुबह सभी ने गांव घूमने का फैसला किया। खेतों की तरफ जाते हुए सुजाता ने देखा कि किसान ठंड में काम कर रहे हैं और कुछ मजदूरों के चेहरे पर हल्की बर्फ जमी हुई थी। आपको इतनी ठंड में काम करने में दिक्कत नहीं होती? ऐसा हम मेहनत करते हैं, और मेहनत ही हमारी रोटी है, और ठंड हमें महसूस नहीं होती। बस काम करते रहो तो शरीर गर्म रहता है। आप लोगों की मेहनत वाकई काबिले तारीफ है। इतनी ठंड में भी बिना रुके काम कर रहे हैं। शहर में तो ऐसी ठंड में हीटर के बिना कुछ भी नहीं हो पाता। और यही तो गांव की ताकत है बहू, और मेहनत यहाँ की पहचान है। और ठंड हो या गर्मी, लोग खेतों में मेहनत करना नहीं छोड़ते। दादाजी, क्या आप भी बचपन में ऐसे खेतों में काम करते थे? हाँ बेटा, और तब हमारे पास ये मशीनें भी नहीं थी, और सब कुछ हाथों से ही होता था। सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करते थे, और उस वक्त ऐसा लगता था कि यही हमारा खेल है। सच में पापा, शहर की भागदौड़ में हमने ये सब खो दिया। यहाँ की सादगी और मेहनत हमें बहुत कुछ सिखा सकती है। शाम होते होते खेतों से गांव की ओर लौटते वक्त सूरज ढलने लगा। आकाश में नारंगी और गुलाबी रंग के बादल फैले हुए थे। रास्ते में गांव के बच्चे धूल में खेल रहे थे, और कुछ बुजुर्ग अलाव के पास बैठे बातें कर रहे थे। यहाँ का हर नजारा दिल को सुकून देता है। कितनी शांत और सुंदर जगह है ये। और शाम के वक्त अलाव के पास बैठकर गप्पे मारने का अपना अलग ही मजा है, और यही तो गांव की खासियत है। बिट्टू ने अलाव की ओर इशारा करते हुए कहा, दादाजी, हम भी अलाव जलाएंगे ना? जरूर बेटा, तो घर पहुंचते ही अलाव जलाएंगे और गांव की कहानियां सुनाएंगे। घर पहुंचने के थोड़ी देर बाद दरवाजे पर गांव की एक महिला आई। उसके हाथ में एक थाली थी जिसमें मक्के की रोटी, सरसों का साग और गुड़ रखा था। चौधरी साहब, ये गांव का स्वाद है, इसे खाकर देखिए, और शहर का खाना भूल जाएंगे।
ये क्या है? मक्के की रोटी और सरसों का साग। मैंने तो इसे कभी नहीं खाया। बस खा कर देखो, गांव के खाने का असली स्वाद इसमें है। एक बार खाओगी तो शहर के सारे पकवान भूल जाओगी। सच में पापा, ये तो लाजवाब है। ऐसा स्वाद शहर में कभी नहीं मिलता। बिट्टू ने खुशी खुशी रोटी का टुकड़ा लिया और बोला, दादाजी ये तो मजेदार है। क्या हम रोज ये खा सकते हैं? सच में ये खाना इतना सादा और स्वादिष्ट है। अब समझ में आया कि आप गांव के खाने की इतनी तारीफ क्यों करते हैं। अच्छा चौधरी साहब, अगर और चाहिए हो तो बताइएगा, हम आपके लिए हर दिन कुछ ना कुछ बना देंगे। बहन, ये प्यार और अपनापन ही तो गांव की असली पहचान है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शाम को पूरा परिवार अलाव के पास बैठा, गांव के इस अनोखे स्वाद का आनंद लिया और दिन भर के अनुभवों की बातें करते हुए सुकून महसूस किया। जैसे ही शाम ढली, पूरा परिवार आंगन में अलाव के पास बैठ गया। गांव के कई लोग उनके साथ बातचीत के लिए आए। हर कोई अपने अनुभव और गांव की बातें साझा कर रहा था। बिट्टू ने ध्यान से सबकी बातें सुनी और कहा, दादाजी यहाँ सब इतने खुश और सरल है। ये सब मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। उधर सुजाता भी गांव की महिलाओं के साथ आग के पास बैठी थी। वो बोली, आप लोग इतनी ठंड में भी कितनी मस्ती और मेहनत करते हो। हमें गांव का महत्व तो अब समझ में आ रहा है। शाम को सुजाता घर लौटी तो दिन भर के अनुभवों से भरी हुई थी। तभी आंगन में एक दुबली पतली महिला आई। वो गोरी थी, जो गांव के बाहर अपनी झोपड़ी में अपने 2 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। वो ठंड से कांप रही थी। अच्छा चौधरी साहब, अब मेरे पास बच्चों के लिए गर्म कपड़े नहीं है। ठंड से उनका बुरा हाल है। आपकी दया हो तो कुछ मदद कर दीजिए। हरीश, हमारे पास जो भी गर्म कपड़े और रजाइयाँ हो, गौरी और उसके बच्चों के लिए लेकर आओ। हरीश ने तुरंत अलमारी से गर्म कपड़े निकाले और गौरी को देते हुए कहा, इनसे तुम्हारे बच्चों को राहत मिलेगी और ये सामान भी रख लो, इससे कुछ दिन का गुजारा हो जाएगा। रामलाल ने गौरी को कपड़े और खाना देते हुए कहा, गांव के हर जरूरतमंद की मदद करना हमारी जिम्मेदारी है और यहाँ कोई अकेला नहीं है। हम सब एक परिवार की तरह हैं। आपकी इस मदद को मैं कभी नहीं भूलूंगी। आज मुझे पहली बार महसूस हुआ कि ये गांव मेरा भी है। भगवान आपको लंबी उम्र दे चौधरी साहब। अलाव के पास बैठे लोग ये सब देख रहे थे। एक बूढ़ी महिला ने कहा, चौधरी साहब, आप जैसे लोग ही इस गांव की रूह हैं। आपसे हमें सच्चे अपनेपन और इंसानियत का पाठ मिलता है। भगवान आपके परिवार को खुश रखे। और ठंड से बचने का असली तरीका है और दूसरों के साथ अपनी गर्मजोशी बांटना। जब हम साथ होते हैं तो ठंड और मुश्किलें दोनों कमजोर पड़ जाती हैं। यही गांव की ताकत है। आसमान में तारे झिलमिला रहे थे। ठंडी हवा में अब वो तेजी नहीं थी। अलाव और गर्मी और गांव वालों का प्यार ठंड को भी पराजित कर चुका था। शहर लौटते समय सुजाता ने हरीश से कहा, गांव का माहौल सच में बहुत अच्छा है। यहाँ के लोग, उनकी बातें और ये ठंड, सब कुछ कितना सुकून देने वाला है। हमें बार बार यहाँ आना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रही हो। यहाँ की सादगी और अपनापन जो सुकून देता है, उस शहर की भागदौड़ में कभी नहीं मिल सकता। अब बताओ बिट्टू, गांव की ठंड कैसी लग रही है? दादाजी, ये ठंड तो मस्ती भरी है। मैं हर साल गांव आना चाहता हूँ, लेकिन ठंड बहुत है पापा जी। और ठंड तो सिर्फ बाहर की होती है बेटा, वो असली गर्मी दिलों में होती है। जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं तो ठंड चाहे जितनी कड़ाके की हो, हार मान जाती है। गांव की यही सीख है, अपनापन और मदद का ऐसा अलाव जलाओ कि मुश्किलें खुद ही पिघल जाएं। रामपुर गांव में राजू नाम का एक किसान रहता था। राजू के साथ उसके 3 बेटे और 3 बहुएं भी रहती थी। अब राजू की उम्र हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसके तीनों बेटे खेती के काम में अपने पिता की कोई मदद नहीं करते थे।
उल्टा वे लोग ये चाहते थे कि उनके पिता अपनी सारी संपत्ति उन लोगों के नाम कर दे। उनके बेटे की पत्नियां भी हर समय आग में घी डालने का काम किया करती थी। बताइए जरा, हमें और कितने दिन इंतजार करना होगा? पिताजी से मैंने बात की है, लेकिन बात करके भी तो कुछ नहीं हुआ ना। अब उन पर थोड़ा दबाव डालिए, समझिए, उन पर थोड़ा दबाव बनाइए। एक बात ध्यान से सुनिए, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना ही पड़ता है। कल दोनों भाई से बात करके देखता हूँ। अरे जो कुछ भी करना है थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिए, आपका भाई भी तो यही चाहता है। फिर इतना कहकर बड़ा बेटा अपने दोनों भाइयों से आकर कहता है, सुनो तुम दोनों, पिताजी के पास चलकर हम सारी जमीन हम तीनों भाई के नाम करने के लिए कहते हैं। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं भैया। चलो हम तीनों भाई मिलकर पिताजी से कहते हैं। फिर तीनों भाई मिलकर पिताजी के पास आकर कहते हैं, पिताजी, अब आपकी सारी जमीन जायदाद हम लोगों के नाम कर दो। भैया ठीक ही बोल रहे हैं, अब हम लोगों को सब कुछ समझ लेना चाहिए। जो कुछ भी है वो सब तुम लोगों के लिए ही तो है। पर वो सब रखा कहाँ है वो तो बताइए। मेरे ना रहने पर तुम लोगों को सब अपने आप पता चल जाएगा। आप पता नहीं कब ऊपर जाएंगे, हम लोग क्या तब तक बैठकर इंतजार करते रहे? आप चुपचाप सारा जमीन हम तीनों भाइयों के नाम कर दीजिए, नहीं तो ये ठीक नहीं होगा। ठीक है, कर दूंगा। फिर तुम लोगों भी मेरे साथ खेत पर चलो, खेती में मदद करो। ये सारा काम हम तीनों भाइयों से नहीं हो पाएगा। तुम सब खेती में मेरी मदद नहीं कर सकते हो तो फिर तुम लोगों को संपत्ति के बारे में बताकर क्या फायदा? हम समझ लेंगे, आप अपना काम कीजिए। अच्छा, अब मैं वही करूँगा जो मुझे ठीक लगेगा। दीदी, मैं पिताजी को नाश्ता देने गई थी, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिले। क्या वो नाश्ता किए बिना ही खेत पर चले गए? कहाँ गए होंगे? अब पिताजी खेत पर नहीं गए हैं। ये आपको कैसे पता कि पिताजी खेत पर नहीं गए हैं दीदी? मेरी दोनों नासमझ देवरानी, गौशाला में गाय बंधी हुई है और हल भी आंगन में ही रखा हुआ है। अरे ये क्या हो गया? चल 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 कर देखते हैं पिताजी कहाँ चले गए। नहीं भैया, वो खेत पर भी नहीं मिले, बाजार में भी नहीं है। आपको कुछ पता चला क्या भैया? नहीं, लेकिन किराना दुकान वाले चाचा बता रहे थे कि पिताजी की सुबह तालाब के पास देखा था पिताजी को। क्या कहा? तो फिर क्या तालाब में? तब तो हमें तालाब में ढूंढना चाहिए। हाँ, बहुत ढूंढा भैया, लेकिन मुझे कोई भी नहीं मिला। हाँ, पिताजी आप कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? फिर बड़ी बहू ये सुनकर रोते हुए कहती है, अब पिताजी आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? पिताजी आप कहाँ चले गए? अरे वो चुप हो जाओ तुम तीनों, हम देखते हैं क्या करना है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन उनके पिता लौटकर वापस नहीं आते हैं। मुझे लगता है कि पिताजी अब वापस नहीं आने वाले हैं। और मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो इसका मतलब पिताजी अब सच में वापस नहीं आएंगे? ऐसा ही लग रहा है मुझे। तो फिर नियमानुसार उनकी श्राद्ध की पूजा कर लेते हैं। भैया रुकिए, मैंने पिताजी को अलमारी में पैसे रखते हुए देखा था। देखती हूँ कितने पैसे हैं, उससे ही श्राद्ध के नियम कर देंगे। और क्या क्या कहते हैं? हाँ दीदी, चलिए देखते हैं पिताजी के पास कितने पैसे हैं। चलिए देखते हैं। इतना कहकर तीनों बेटे और तीनों बहुएं राजू की अलमारी खोलते हैं और पैसे ढूंढने लगते हैं। तभी बड़ी बहू कहती है, ये देखिए, सिर्फ 500 रुपए ही मिले हैं हमें। मुझे लगता है कि पिताजी बाकी के पैसे अपने साथ लेकर गए होंगे। दीदी, तो फिर अब हम क्या करेंगे? भैया, क्या हुआ? तीनों भाई और तीनों बहू परेशान होते हैं कि तभी गांव का किशोर नाम का एक व्यक्ति आकर बड़े बेटे से कहता है, मुझे 500 रुपए दिए थे, वही मैं आपको लौटाने के लिए आया हूँ। शायद आपको इन पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, ये लो। तभी उनका बड़ा बेटा आगे आकर पैसे ले लेता है। फिर किशोर वहाँ से चला जाता है। तो ये देखकर उसकी दूसरी बहू कहती है, हाँ, मुझे लगता है कि पिताजी ऐसे ही बहुत सारे लोगों को पैसे बांट रहे होंगे। पता लगाइए। हाँ, छोटी ठीक कह रही है। इन पैसों से ऊपर वाले का नाम लेकर श्राद्ध करवा दीजिए। उसके बाद कहाँ कितने सारे पैसे हैं, ज़मीन जायदाद पता लगाकर उन्हें अपने अपने नाम करवा लीजिए।
उसके बाद एक दिन शाम के समय मुखिया राजू के घर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अरे राजू, राजू भाई घर पर है क्या? तभी बड़ा बेटा सामने आकर कहता है, क्या हुआ मुखिया जी, आपको कोई काम था पिताजी से? तुम्हारे पिताजी घर पर है क्या? क्यों, क्या काम है उनसे? तुम्हारे पिताजी ने मुझसे 30,000 रुपए उधार लिए थे, बस मैं वही पैसे उनसे वापस लेने के लिए आया हूँ। ये सुनते ही दरवाजे पर बड़ी बहू कहती है, क्या सत्यानाश हो अजी, सुनते हो इतने सारे पैसे चुकाएगा कौन? आप जिन्हें ढूंढने आए थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसीलिए आपका पैसा अब नहीं मिलेगा। आप लोग कौन हो? हम लोग उनके बेटे हैं। जब तुम लोग के पिता ने उधार लिया है तो अब उनके बेटों को ही लौटाना पड़ेगा। क्यों करेंगे? क्योंकि यही तो नियम है, अगर नियम नहीं मानोगे तो पुलिस चौकी जाना पड़ेगा। अरे बाप रे, सत्यानाश हो। नहीं नहीं, पुलिस चौकी में हमें नहीं जाना। एक काम कीजिए, आप हमें थोड़ा सा समय दे दीजिए, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ महीनों के बाद मैं फिर से वापस आऊंगा। भैया, गांव का मुखिया एक नंबर का कंजूस है। सुना है जो उससे पैसे उधार लेता है, जो उसको पैसे नहीं चुका है उसे जेल में भेजकर ही पैसे चुकता है। अब क्या होगा? अगर हमें पुलिस चौकी ले गए तो क्या होगा? पिताजी की जो ज़मीन है उसे बेच के पैसे लेंगे। हम लोग गांव छोड़कर चले जाते हैं। हाँ, तुम लोग ठीक कह रहे हो। चलो जमींदार के यहाँ जाकर सारा जमीन बेच देते हैं। फिर तीनों भाई जमींदार सेठ के यहाँ जाते हैं और कहते हैं, सेठ जी, मेरी जो ज़मीन है मैं वो सारा ज़मीन बेचना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुखिया जी से कर्जा लिया था जिन्हें पैसे वापस करने हैं। ये सब तुम लोग क्या बोल रहे हो? तुम लोग ज़मीन कैसे बेच सकते हो? वो सारी ज़मीन तो मेरे पास गिरवी पड़ी है। क्या तुम लोगों के लिए घर बनाना और तुम लोगों की पढ़ाई लिखाई कराना, ये सब कुछ तुम्हारे पिताजी ने ज़मीन को गिरवी रख दिया था। हे भगवान, अब हम सबका क्या होगा? बाबूजी ने हम सबको कहीं का नहीं छोड़ा। वो मुखिया दिन रात पैसे मांगने आएगा, ऊपर से सारा ज़मीन गिरवी में रख दिए हैं। अब हम सब क्या करेंगे? अब तो ऐसा लग रहा है कि बाकी की ज़िंदगी जेल में ही काटनी पड़ेगी। सुनो, तुम लोग उस ज़मीन पर खेती कर सकते हो, लेकिन उसे बेच नहीं सकते हो। अब जाओ, घर जाकर कुदाल उठा लो, जाओ। चलिए भैया, हम लोग कुदाल लेकर खेती करने चलते हैं, वरना हमें जेल जाना पड़ेगा। भैया, यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। उस दिन से ही राजू के दोनों बेटे ज़मीन में पूरी मेहनत के साथ खेती करना शुरू कर देते हैं। कुछ दिनों के बाद पूरी ज़मीन फसल से भर जाती है। ओ देख भाई, देख हम लोग की ज़मीन पर कैसे फसल उगी है। हाँ भैया, अब किसी बात की चिंता नहीं रही। इन फसलों को बेचकर हम लोग मुखिया जी को पैसे लौटा देंगे। चिंता मत कीजिए, और उससे जितने भी पैसे बचेंगे वो पैसे देकर हमारी ज़मीन हम छुड़वा लेंगे। सही कहा। सच में पिताजी हम लोगों के लिए इतनी बड़ी संपत्ति छुपा कर रख कर गए थे और हम लोग इस बात को समझ ही नहीं पाए हैं। हम लोग सिर्फ संपत्ति करके पिताजी को बेकार में इतनी खरी खोटी सुनाते रहे। हम लोगों से गलती हुई। अब मुझे समझ आया कि हम लोगों ने कितनी बड़ी गलती कर दी। हाँ भाई, अब सिर्फ एक बात का ही अफसोस है, पिताजी ये सब खुद नहीं देख पाएंगे। अब ये सब सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब पिताजी वापस नहीं आएंगे भैया। इसी तरह हम लोग एक एक करके पिताजी की सारी ज़मीन छुड़ा लेंगे। पिताजी की संपत्ति वापस ले आएंगे। पिताजी, आप जहाँ भी हैं, बस हम लोगों को आपका आशीर्वाद दीजिए। हम अच्छे इंसान अगर बन जाते हैं तो पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी। अब आने दो मुखिया जी को, बड़ा हम लोगों को धमकियाँ दे रहा था। कुछ दिनों के बाद राजू के दोनों बेटों के पास फिर से मुखिया आता है। ओ बेटा, सुनो जरा, बाहर आओ। अरे कोई है? मुझे मेरे पैसे तो दे दो, काफ़ी दिन हो गए। अरे हाँ, आ रहा हूँ। ये लीजिए, आपके 30,000, 10,000 सुध है, आपके पूरे 40,000। बहुत बढ़िया, अब मैं चलता हूँ। चलिए भैया, अब हम जमींदार जी के पास चलते हैं। फिर तीनों भाई जमींदार के पास जाकर कहते हैं, हाँ भाई, बोलो क्या कहना चाहते हो? सेठ जी, हम लोग पिताजी की बंधक पड़ी जमीन को छुड़वाने आए हैं। अब तुम लोग समझदार इंसान की तरह बातें कर रहे हो। कितने पैसे लेकर आए हो? अभी तो सिर्फ 30,000 रुपये लेकर आया हूँ। आप कागजात तैयार करवा लीजिए।
अच्छा ठीक है, तुम लोग बैठो, मैं अभी कमरे से पेपर लाता हूँ। राजू भाई, अब अपना ये नकाब निकाल फेंको। अरे निकाल दो भाई, तुम्हारे बेटे अब समझदार हो गए हैं, अब तुम्हें कोई चिंता नहीं है। फिर जमींदार अपने साथ राजू को घर से लेकर बाहर आता है। ये देखकर उसके तीनों बेटे हैरान हो जाते हैं। फिर कहते हैं, हाँ, अरे ये क्या पिताजी, आप ये क्या, आप तो जिंदा है पिताजी। हाँ बेटा, मैं जिंदा हूँ। ये सब जमींदार सेठ और मुखिया जी की बुद्धि थी। इन्होंने ही इतने दिनों तक अपने घर में मुझे छुपा कर रखा था। और सुनो, तुम लोगों की ज़मीन तुम लोगों को ही है, तुम्हारे पिता ने कुछ भी गिरवी नहीं रखा था, समझे? इसका मतलब खेती करके जो भी पैसे हमने कमाए हैं वो सारे पैसे हमारे हैं। सब तुम लोगों के पास ही रहेगा। हम तीनों को माफ कर दीजिए पिताजी, हम लोगों ने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। पिताजी, अब वापस घर चलिए हमारे साथ। हाँ पिताजी, हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। हाँ पिताजी, चलिए घर। उसके बाद राजू और उसके तीनों बदले हुए बेटे अपने घर में एक साथ रहने लगते हैं।